मेजर गौरव आर्या जैसे शैतानी जहन, वेले लोग, फारिग लोग, शैतानी जहन अपनी सरकार को क्या कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नई फौज बनाई जाए और इसके लिए जितना पैसा चाहे लगाया जाए। यकीन नहीं आता है तो आप आइडियोलॉजिकल फ्रंट्स पर देख लें, क्या हम लोग नहीं लड़ रहे? आज जो जंग है दैट इज द वॉर ऑफ नैरेटिव्स, और उस वॉर ऑफ नैरेटिव्स में क्या हम लोग अब जवाबात नहीं दे रहे? हम लोग नहीं सह रहे, हम लोग गालियां बर्दाश्त नहीं कर रहे। अब तो तोपों, बमों और गोलों के साथ लड़ने का दौर तकरीबन खत्म होता जा रहा है। अब तो हर तरह की जो लड़ाई है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर में टर्न हो चुकी है। आपको पता है कि डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जो बताया है कि क्या कर रहा था हिंदुस्तान, और आज भी वो जब जहां भी मौका मिलता है दरमियान में वो दरारें डालने की कोशिश करता है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, बात सुन लो कि ये जो हमले हैं आपके जहनों के ऊपर, ये जो हमले हैं आपके दिलों के ऊपर, इससे बचो। शिया सुन्नी का फसाद और ये बलोची पंजाबी का फसाद, ये तो हमारे वहमो गुमान में नहीं था, हम इसके मतलब कभी सोच नहीं थी स्कूल में। मेजर गौरव आर्या जैसे शैतानी जहन, वेले लोग, फारिग लोग, शैतानी जहन अपनी सरकार को क्या कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नई फौज बनाई जाए और इसके लिए जितना पैसा चाहे लगाया जाए। अब अफगानिस्तान के जिस इलाके पंजशेर पर भारत अपनी जो गिरफ्त है वो जमाने के ख्वाब देख रहा था, अफगान तालिबान के उस शहर पर कब्जा जमाने के बाद भारत का ये ख्वाब भी टूट कर रह गया। लेकिन लग ऐसा रहा है कि अफगानिस्तान भारत का सबसे बड़ा मसला बन गया। और जाहिर भारत को मसला क्यों ना हो, अफगानिस्तान की राह से ही तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बिछाता था। टीटीपी भारत के हाथों की कठपुतली जिसने भारत की शह पर सी पैक को निशाने पर रखा, और कल भी कोयटा में उसने मौका देखते बुज़दिलाना वार किया। और कल कोयटा में जो हुआ कि एक बार फिर कोयटा को लहू में नहला दिया गया, और ये लहू हमारे 4 बहादुर FC जवानों का बहा। खुदकुश हमले के नतीजे में कल हमारे 4 जवान शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए, और इस हमले की जिम्मेदारी TTP ने कबूल भी कर ली है। अब आप देखें नाज़रीन कि एक तरफ अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें की जा रही हैं, और ऐसे में भारत के ज़ेर असर TTP कार्रवाइयाँ करने से बाज नहीं आती। अब अफगानिस्तान के वो इलाके जहाँ भारत कह सकते हैं कि भारत उन इलाकों में पर मार सकता था, अब वो इलाके भी एक एक करके ज़रा देखिए कि अफगान तालिबान के कंट्रोल में जा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का खेल भी चौपट हो गया। अब ये जो गौरव आर्या जैसे क्या कौम इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची वाले इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी है ना, ये गौरव आर्या जैसे, अब ये बता रहे हैं कि हम हर महीने अफगानिस्तान में फौज खड़ी करने के लिए 100 मिलियन रुपए देंगे, टैंक्स देंगे, हेलीकॉप्टर्स फराहम करेंगे, बस किसी तरीके से अफगानिस्तान में 2 लाख की फौज बनाई जाए जो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबी कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल की जा सके। और इस बनाई गई फौज की भारत दीगर ममालिक के साथ मिलकर हिमायत भी करेगा। अच्छा, ये जो गौरव आर्या है, ये लंडे का फौजी, ये वेला शख्स, ये टैंक्स देने की बात कर रहे हैं। हालांकि इसको तो अपने टैंक्स पर बिल्कुल भी फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि सिचुएशन तो उन लोगों की, इनको तो डूब मरना चाहिए। गौरव आर्या कहता है कि भारत अपने टैंक्स अफगानिस्तान में बागी कुव्वतों को फराहम करे, और वैसे भी भारत नए टैंक्स खरीदने वाला है। अगर भारत नए टैंक्स खरीदने वाला है तो इसका मतलब ये है कि जो टैंक्स गौरव आर्या अफगानिस्तान में बागी कुव्वतों को देना चाहता है वो नाकार है, ये मतलब बनता है ना। और वैसे भी पाकिस्तान ने भी 1965 की जंग में भारत के टैंकों को तबाह किया था, बर्बाद करके रख दिया था। और बिलखुसूस चाविंडा सेक्टर तो भारत के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया था। इसीलिए अब चाविंडा के महाज को द ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स के नाम से जाना जाता है। सरिश्त में ही मौत से आंख मिचोली खेलना अब मौजूद हो, जिस कौम की सरिश्त में ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर कट मरना लिख दिया गया हो, जिस कौम की सरिश्त में जब बच्चा पैदा हो उसके कान में अल्लाह अकबर की सदाएं दी जाती हो, तो उस कौम के ऊपर कभी कोई बुरा वक्त आ भी जाए तो फिर वो सही तरह से लड़ भी सकता है और कट मरने का हौसला भी रख सकता है। एवरी सिंगल पाकिस्तानी, सिर्फ फौज की बात नहीं हो रही है, अगर किसी ने सर्व किया है तो उनकी सर्विसेज है, अगर किसी ने जनरल की हैसियत से सर्व किया है तो उनकी सर्विसेज है, ब्रिगेडियर की हैसियत से कमांड किया है उनकी सर्विसेज है। बट एवरी सिंगल पाकिस्तानी इज ISI, एवरी सिंगल पाकिस्तानी इज पाकिस्तान आर्मी, एवरी सिंगल पाकिस्तानी इज पाकिस्तान एयरफोर्स, एवरी सिंगल पाकिस्तानी इज पाकिस्तान नेवी। यकीन नहीं आता है तो आप आइडियोलॉजिकल फ्रंट्स पर देख लें, क्या हम लोग नहीं लड़ रहे? आज जो जंग है दैट इज द वॉर ऑफ नैरेटिव्स, और उस वॉर ऑफ नैरेटिव्स में क्या हम लोग
अब जवाबात नहीं दे रहे, हम लोग नहीं सह रहे, हम लोग गालियां बर्दाश्त नहीं कर रहे। अब तो तोपों, बमों और गोलों के साथ लड़ने का दौर तकरीबन खत्म होता जा रहा है। अब तो हर तरह की जो लड़ाई है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर में टर्न हो चुकी है। अब आप लिस्ट देख लीजिए, मैं लिस्ट जब देख रहा होता हूं, आप 27 फरवरी यानी रीसेंट पास से बैक 1965 उस तक जाइए। 27 फरवरी 2019 अभिनंदन वाले वाकये को हमने देखा, हमने किस अंदाज से उनको चारों शाने चित्त कर दिया। हमारे JF-17 थंडर ने उठा के MiG-21 को नीचे मारा और गिरे हुओं को भारत जाकर गिराया। इसके अलावा आप देख लीजिए 1999 की वॉर में, कारगिल की मैं बात कर रहा हूं, कारगिल में हमारे 2 बड़े हीरोज, और तो बहुत सारे थे, उनको हम कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशाने हैदर, लालच जान शहीद, हवालदार, उनको कौन भूल सकता है। 1965 को हम कैसे भूल सकते हैं, मेजर अजीज भट्टी शहीद। इसके अलावा और बहुत सारे नाम, और ये तो लेगेसी उस वक्त से है जब हम अपनी फजाइया के अंदर रहते हुए हमने अपने अंदर मौजूद लोगों से भी बहुत सारे से जंग लड़ी, और राशिद मिन्हाज शहीद, निशाने हैदर। तो हमारे पास तो एक लंबी फहरिस्त है, और वो लोग हैं जिन्होंने भागना नहीं सीखा है, जिन्होंने ये नहीं सीखा कि आपने गिरना है और क्या चाय पीनी है और टी इज फैंटास्टिक बोल देना है। हम अपनी जान देना जो है उसको तरजीह समझते हैं, लेकिन अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपनी नाक की हिफाजत के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी जान देने से गुरेज नहीं करते हैं। तो इससे बड़ा जज्बा इस कौम के साथ क्या होगा। एंड अगेन रिपीटेडली एवरी सिंगल पाकिस्तानी, मैं किसी डाउट के बगैर ये कह सकता हूं, वो जो नहीं करते हैं उनका अपना एक स्टैंडर्ड होगा, बट एवरी सिंगल पाकिस्तानी इज पाकिस्तान आर्मी एंड एवरी सिंगल पाकिस्तानी इज ISI। बिल्कुल सही कह रहे हैं नईम खालिद लोधी साहब। ये बड़ी एक खूबसूरत याद मैं इस तरह कहूँगी कि 17 रोज़ा 1965 की वो जंग जिसमें पूरी कौम मुत्तहिद हुई, और एक बड़े पैमाने पर जो इत्तेहाद का नज़ारा देखने को मिला, जिस तरीके से जिसे कहते हैं ना एक मौज आई, और उस मौज ने एक मंजर तब्दील कर दिया। पता चला कि कितनी क़ुव्वत है इस कौम में, कितनी ताकत है, और जो जज्बा शहादत है ज़ाहिर है उसकी बिना पर ये सारा मामला हुआ। मैं चाहूँगी थोड़ी सी यादें आप ताज़ा करें और ये बताएं कि वो जो 17 रोज़ा 1965 की जंग थी जिसमें एक इत्तेहाद का बड़ा एक नमूना देखने को मिला, उसकी ज़रूरत आज कितनी है? जी, ये आज की बात मैं करता हूँ। ये भाई जो बात कर रहे थे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि, और मैं आपको उस वक्त की बात बताता हूँ। देखें, शायरों ने वो शायरी की जो आज भी यादगार है, गुलकारों ने वो नगमे गाए, कौमी नगमे जो आज भी हमारे कानों में गुनगुनाते गूंजते हैं। और आप बच्चे, बूढ़े, जवान, जब जहाज़ों की मुठभेड़ होती थी तो लोग छतों पे जाके देखते थे कि जैसे ये कोई पतंगबाजी हो रही है, वो काटा के जैसे नारे लगने। तो वो जो कौम की बात कर रहे हैं ना कि ऐसी कौम को आप उसके साथ क्या करेंगे। मैं कहा करता हूँ कि एक वो कौम जो मौत से भागती है, एक वो कौम जो मौत को तलाश करती है, इन दोनों में जो फर्क है वो तो जमीन आसमान का फर्क है। सही बात। ये अलग बात है कि आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात कुछ हमारे सो कॉल दानिश्वर ये शहादत के जज्बे को और जहाद को ज़रा कोई थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जहाद वो भी है, मैं मानता हूँ कि जहाद वो भी है जो आप अपने नफ्स के साथ करते हैं, लेकिन ये जो जहाद है जिसमें आप अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, जिसमें इस्लाम की खातिर आप लड़ाई करते हैं, इसका तो कोई जवाब नहीं है। और आपको मैं क्या क्या मिसालें दूँ कि बाकी दुनिया में जहाँ भी जहाद के हुआ फिर कैसे उसके नताइज निकले। तो ये मैं समझता हूँ कि एक उस वक्त जो मैंने देखा, ये सारी चीज़ें हर शोबे में देखने में आया, और उसके बाद काफ़ी अरसे तक हमारे खिलाड़ियों में ये जज्बा नज़र आता था, जहाँ जाते थे जीत कर आते थे, और हर 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 शोबे में ये नज़र आया। अभी ये जो आप बात कर रही थी कि आगे का और आज की बातें, तो ये जो जज्बा मैं अपना समझता हूँ कि हुआ ये है कि वो सही कह रहे हैं कि आज की जंग तोपों की और वो टैंकों की जंग शायद कम रह गई है, क्योंकि उनकी अभी भी अहमियत है। आपने देख लिया कि जहाँ जहाँ ये जंगें हो रही हैं, टैंकें और तोपें अभी भी बहुत काम आई हैं। लेकिन ये जो दिलों को तोड़ना, उनको जोड़ने के बजाय और ज़हनों में खलफशार पैदा करना और एक शक पैदा कर देना अपनी अफवाज के मतलब या और अपने महकमों के मतलब, जैसे जुडिशरी है, नैब है, आपके ये इलेक्शन कमीशन है, इससे जो और आपस में इस तरीके से दस्तो गिरेबान हो जाना कि आप किसी को बर्दाश्त ही ना करना, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद नहीं हुई। ये इसमें बाकायदा कोशिश की है दुश्मन ने। ये शिया सुन्नी का फसाद और ये बलोची पंजाबी का फसाद,
ये तो हमारे वहमो गुमान में नहीं था, हम इसके मतलब कभी सोच नहीं थी। स्कूल में, कॉलेज में, फौज में मैंने, ये भी मैं आपको बता दूं कि उसी जज्बे के तहत मैंने फौज में 40 साल तक नौकरी की और एक दबंग नौकरी की। हर वक्त ये ख्वाहिश थी कि कभी आगे जाके शहादत हासिल हो, नहीं हो सकी, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन बात ये है कि ये जो हमारे अंदर दरारें डाली गई हैं, इनका आपने और हमने मिलकर कुछ इसका हमें करना है मामला, अदरवाइज ये तो मिले दे जाएंगे। आपको पता है कि डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जो बताया है कि क्या कर रहा था हिंदुस्तान, और आज भी वो जब जहां भी मौका मिलता है दरमियान में वो दरारें डालने की कोशिश करता है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, बात सुन लो कि ये जो हमले हैं आपके जहनों के ऊपर, ये जो हमले हैं आपके दिलों के ऊपर, इससे बचो। अगर आपको कोई ऐसा सच नजर आए जिसमें कौम की सुबकी होने का इम्कान हो, उसको छोड़ दो, उसको बार बार आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं। और अक्सर वो झूठ होता है, उसके पीछे अगर आप देखें तो कहां से वो निकल रहा है और क्या उसके मकासद है, तो आपको पता तो चल लोधी जाएगा साहब, ये कि हमारी जिम्मेदारी है ना। अगर मेरा बेटा मुझसे ये पूछेगा, आज मेरा बेटा इतना समझदार है, सोशल मीडिया यूज करता है, अगर वो सुनता है कोई ऐसी डिसइंफॉर्मेशन, वो मुझसे पूछता है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं उसको सही बताऊं, मैं उसको तारीख के हवाले दूं, मैं उसको सही इंफॉर्मेशन दूं। ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है।